गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल। आज हम बायोलॉजी का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। 2021 के एग्जाम के लिए एवोल्यूशन का पार्ट हटा दिया गया है, तो हमको एवोल्यूशन के बारे में स्टडी नहीं करनी है। हेरिडिटी से रिलेटेड जो टॉपिक्स 2021 के एग्जाम के लिए इंक्लूड किए गए हैं वो कुछ इस तरह से हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हेरिडिटी, मेंडल्स का क्या कंट्रीब्यूशन था, यानी मेंडल्स कंट्रीब्यूशन। मेंडल एक साइंटिस्ट है जिन्होंने हेरिडिटी को समझने में कई सालों तक एक्सपेरिमेंट करा और फिर उसके बाद उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स या ऑब्जर्वेशन दी और कुछ लॉज दिए, जिसकी वजह से आज हेरिडिटी या इससे रिलेटेड जेनेटिक्स को स्टडी करना आसान हो गया। उनका क्या कंट्रीब्यूशन था वो अभी हम थोड़ी देर में सीखेंगे। लॉज ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स ये ग्रेगर जोहान मेंडल ने दिया था, जिनके बारे में अभी मैंने कुछ सेकंड पहले आपसे बात की थी। उसके बाद लास्ट में हमको पढ़ना है सेक्स एंड डिटरमिनेशन, यानी सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है, इसके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन से हमको समझना है। तो सबसे पहले आइए हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज हेरिडिटी। हेरिडिटी का सिंपल अर्थ होता है कैरेक्टर्स का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होना, ट्रांसमिट होना, ट्रांसफर होना, इसको हम बोलते हैं हेरिडिटी। जैसे हमारे पेरेंट्स के कैरेक्टर्स, उनके ट्रेट्स हम में ट्रांसफर पे। जैसे अगर एक खरगोश है तो उस खरगोश के जो कैरेक्टर्स हैं वो उसके बच्चों में ट्रांसफर होते हैं। इसको बोलते हैं इनहेरिट होना, ट्रांसमिट होना या ट्रांसफर होना। इसी को हम हेरिडिटी बोलते हैं। नाउ लेट अस डिफाइन इट। आप हेडिंग लगा लें, हेरिडिटी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, द प्रोसेस by which characteristics and traits are transferred from one generation to another. तो यहां पे मैंने लिखा कि द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ट्रेट्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू एन अदर जनरेशन। अब कौन से कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ट्रांसफर होते हैं? तो दो तरह के कैरेक्टर मेन होते हैं। आइए अब समझते हैं कि कौन सा कैरेक्टर ट्रांसफर होता है। एक होता है एक्वायर्ड कैरेक्टर, और दूसरा होता है इनहेरिटेड कैरेक्टर। एक्वायर्ड कैरेक्टर ऐसे कैरेक्टर होते हैं जिनको हम अपनी जिंदगी में सीखते हैं, जैसे हमारी एजुकेशन। लेट्स से आपने एमएससी किया हुआ है, तो
जो एमएससी आपने किया हुआ है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपका बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो वो एमएससी करके पैदा हो, नहीं है। एक पहलवान है, उसने अपनी मसल्स बनाई, अब उसका बच्चा पैदा हुआ तो उसकी मसल्स बनी होगी, ऐसा नहीं है। यानी पहलवान का बच्चा पहलवान नहीं होता। ये कौन सा कैरेक्टर? ये एक्वायर्ड है, जिसको हमने अपनी मेहनत से इस जिंदगी में पाया। लेकिन ये जो कैरेक्टर है ये ट्रांसफर नहीं होगा, या हिंदी में बोलते उपार्जित, जिसको हमने खुद से प्राप्त किया, हमको इनहेरिट नहीं हुआ, हमारे पेरेंट्स हमको नहीं मिला, हमने खुद से कोशिश करी और उसको हमने इस दुनिया में बनाया। तो ऐसे कैरेक्टर को हम बोलते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर। इसमें आपकी एजुकेशन हो सकती है, आप मसल्स बिल्डिंग भी लिख सकते हैं, राइट ना। जिम जाते हैं, जिम्नाजियम, मसल्स बनाते हैं। तो मसल बनाने के बाद ऐसा तो नहीं आपकी शादी होगी कि बच्चे मसल्स बनी होगी, नहीं, उसको भी मेहनत करना पड़ेगा। यानी ये इनहेरिट आप नहीं कर पाओगे। तो मसल्स बिल्डिंग, है ना, ऐसे बहुत सी चीजें आप लिख सकते हो। 2 मैंने यहां पे लिख दिया। अब इनहेरिटेड कैरेक्टर क्या? जैसे एक बकरी है तो बकरी के बच्चे पैदा होंगे तो बकरी के बच्चे ही होंगे, ऐसा तो नहीं होगा बकरी से ह्यूमन के बच्चे पैदा हो जाएंगे। यानी जो बेसिक फीचर है वो तो ट्रांसफर ही होता है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे, ह्यूमन बीइंग को एग्जांपल लें, इसको समझना थोड़ा इजी होता है। जैसे ह्यूमन बीइंग के बच्चे जो होते हैं वो ह्यूमन ही होता है, करेक्ट, क्योंकि वो बेसिक फीचर है कि ह्यूमन के बच्चे ह्यूमन, बकरी का बच्चा नहीं हो सकता। तो बेसिक फीचर तो ट्रांसफर ही होते हैं। साथ ही साथ आपने ये भी ऑब्जर्व किया है और हम देखते ही रहते हैं कि एक ही पेरेंट्स के जो अलग अलग संतानें होती हैं उनके चेहरे अलग होते हैं, यानी उनसे हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं। यानी ये वेरिएशन है, एक बेसिक फीचर ट्रांसफर होता है और एक जो वेरिएशंस होती हैं वो भी ट्रांसफर, वो भी जरूरी है। अगर बेसिक फीचर से ट्रांसफर होता और सबकी शक्ल एक जैसी होती तो बहुत ही केओस क्रिएट हो जाता, पहचानना मुश्किल हो जाता कौन है, राइट। तो 2 चीजें ट्रांसफर होती हैं इनहेरिटेड कैरेक्टर में। कौन कौन सी? एक तो बेसिक फीचर, यानी वो स्पीशीज ह्यूमन है तो वो बेसिक फीचर, तो एक बेसिक फीचर ट्रांसफर होता है जिससे हम देख के बता सकते हैं ये ह्यूमन है, ये खरगोश है, ये बकरी है। तो उसकी स्पीशीज यानी उसके फीचर, बेसिक फीचर से ही हम पहचान लेते हैं। तो एक बेसिक फीचर ट्रांसफर होता है और दूसरा वेरिएशंस। जो ये बेसिक फीचर है, मतलब ये जो ट्रांसफर होती है, एक्वायर्ड नहीं, ये तो ट्रांसफर हो रहा है ना। तो ये बेसिक फीचर, एक वेरिएशन। तो ज्यादातर जो बातें, अब बेसिक फीचर में कोई किसी को समस्या नहीं, क्यों? क्योंकि ह्यूमन का बच्चा ह्यूमन ही होता है, कोई समस्या नहीं। बकरी का बच्चा बकरी होता है, खरगोश का बच्चा खरगोश ही होता है। तो इसमें कुछ चैलेंज नहीं है, सभी जानते हैं कि ह्यूमन का बच्चा है तो ह्यूमन है तो ह्यूमन का बच्चा ही होगा, राइट। नो कन्फ्यूजन। और जो थोड़ा सा माइंड को कंफ्यूजन क्रिएट करता है वो है वेरिएशन। साइंटिस्ट या कोई भी सोचता है कि ऐसा कैसे होता है कि एक ही माँ बाप की 2 औलादें अलग अलग शक्लों की हो जाती है, ये वेरिएशन। तो इसके बारे में तो हमेशा से साइंटिस्ट और बहुत सी एक्सपेरिमेंट भी साइंटिस्ट करते रहे। लेकिन मेंडल, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट करा बहुत प्रॉपरली किया और बहुत से, अब बताते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 22,000 प्लांट्स पे किए इन्होंने, और उसके बाद इन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन दी। वो भी यही सोचते रहे होंगे ऑब्वियसली कि एक ही पेरेंट की 2 औलादें डिफरेंट कैसे हो जाती हैं। ऐसे अगर आप जनरली देखेंगे तो आपको क्या लगेगा, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई गोरा है, कोई काला है, किसी का कर्ली हेयर है, किसी की स्ट्रेट हेयर है, राइट। तो हमको ऐसा लगता है कि कोई
कोई सर्टन रूल है ही नहीं। करेक्ट, जैसा चल रहा है सब चल रहा है, राइट। एक्सक्यूज मी। लेकिन मेंडल तो ऐसा उन्होंने भी सोचा होगा, लेकिन वो सोचते होंगे नेचर है, प्रकृति है, तो उसका कुछ रूल होगा, कोई नियम होगा। ऐसे ही सब रैंडमली होता जा रहा है, कुछ तो नियम होगा जिसके जरिए से अगर सारी चीज़ें इस दुनिया में ऑर्गेनाइज्ड हैं, जैसे हमारा शरीर, हमको खाना खाने के लिए मुंह दिया गया है, नहीं, सांस लेने के लिए नाक देगी, तो सब कुछ क्या है, सिस्टमैटिक है। तो वहाँ पे भी कुछ सिस्टमैटिक होना चाहिए। तो उन्होंने शुरू किया एक्सपेरिमेंट। तो इस तरह से आपने समझा वेरिएशंस और जो बेसिक फीचर है, ये क्या है, इनहेरिटेड कैरेक्टर है, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है। करेक्ट, मैं इसको मिटा दूं और अभी हम समझते हैं कि मेंडल का क्या कंट्रीब्यूशन है। हेरिडिटी हमने समझ लिया कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो अब हम समझते हैं मेंडल्स के कंट्रीब्यूशन का। अब उनका कंट्रीब्यूशन समझ रहे हैं तो ऑब्वियसली उनसे रिलेटेड कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये थे, इनका पूरा नाम है ग्रेगर जोहान मेंडल। ये पैदा हुए थे ऑस्ट्रिया में 1822 ईस्वी में, 22 जुलाई 1822। ये एक प्रीस्ट थे, पादरी, ये चर्च में एक पादरी थे, प्रीस्ट थे। इसको आप मॉन्क भी बोलते हैं, मॉन्क या आप प्रीस्ट भी बोल सकते हैं। इन अ चर्च, बेसिकली ये एक मैथमेटिशियन थे, मैथमेटिक्स, बेसिकली मैथमेटिशियन थे। और इन्होंने ये सब कुछ किया तो ऑब्वियसली वो एक साइंटिस्ट भी हो गए। करेक्ट। अच्छा, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट शुरू किया वो पी प्लांट पे किया। और कहां शुरू किया, जो चर्च था, चर्च के पीछे बैकयार्ड था, तो वहां पे काफी जगह थी, तो वहां उस जगह पे इन्होंने पी प्लांट को ग्रो करना। तो कौन सा प्लांट चूज किया इन्होंने, गार्डन पी प्लांट, गार्डन पी प्लांट। अच्छा, यहां पे 1822 और इनकी डेथ हुई थी 1884 में। ठीक है, तो ये तो इंपॉर्टेंट है, कहां पैदा हुए और किस सन में, नाम भी, और साथ ही साथ इनको बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स से कंफ्यूज नहीं होना, जेनेटिक्स के अंदर ही हेरिडिटी आती है, वेरिएशन आता है, बस इतना समझना है। यानी अगर फादर ऑफ हेरिडिटी ऐसा कुछ पूछे तो आपको ग्रेगर जोहान मेंडल ही लिखना है। ग्रेगर ज्यादातर तो फेमस है ग्रेगर मेंडल के नाम से। अब दूसरा क्वेश्चन, कब पैदा हुए थे, कहां पैदा हुए थे, प्रीस्ट थे। तीसरा है कि इन्होंने कौन सा प्लांट सिलेक्ट करा, गार्डन पी प्लांट। इसका बॉटनिकल नेम क्या है, तो आप लिखेंगे पाइसम, पाइसम सेटाइवम। ठीक है, ये पूछा जाता है, पाइसम सेटाइवम। अब क्वेश्चन ये है कि इन्होंने गार्डन पी प्लांट ही क्यों चूज किया। प्लांट्स तो बहुत हैं, लेकिन ऐसा इनके दिमाग में क्या आया कि इन्होंने गार्डन पी प्लांट चूज किया। तो ऑब्वियसली वो एक इंटेलिजेंट पर्सन थे, उन्होंने चूज किया होगा तो कुछ फीचर को देखा होगा, कुछ चीजें सोची होंगी, राइट। तो वाई, क्वेश्चन आता है वाई ही सिलेक्टेड अभी पी प्लांट में लिख देता हूं, पी प्लांट। तो इसके कुछ रीजंस थे। पहले, शॉर्ट लाइफ स्पैन, गार्डन पी प्लांट
अभी तो बहुत सी वेराइटीज अवेलेबल है। तो ये कुछ 3 वीक्स से लेके कुछ होते हैं 2-3 महीने, तो 3 वीक्स मिनिमम हम ले सकते हैं। तो ऐसे पी प्लांट होते हैं जो 3 वीक्स में ग्रो करके वो फल देना शुरू कर देते हैं, उसमें मटर लगनी शुरू हो जाती है। तो शॉर्ट लाइफ स्पैन है। अगर कोई ऐसा प्लांट वो चूज करते जिसकी लाइफ स्पैन बहुत होती, यानी वो प्लांट 60 साल में, 20 साल में या 10 साल में फल देना शुरू करता, तो परेशानी हो जाती, क्योंकि एक पर्सन की एवरेज एज ही 70-65 ऐसे है। 2 जनरेशन को स्टडी करते और वो खुद ही इस दुनिया में नहीं रहते, तो ऑब्जर्वेशन कहाँ से देते? अगर कई जनरेशन वो देख सकते हैं तब ऑब्जर्वेशन एक्यूरेट हो सकती है। तो शॉर्ट लाइफ स्पैन एक बहुत बड़ा रीजन था चूज करने का गार्डन पी प्लांट को, ताकि वो कई जनरेशन देख सके। करेक्ट। दूसरा, बाइसेक्सुअल प्लांट। ये प्लांट बाइसेक्सुअल था। बाइसेक्सुअल मतलब मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है दोनों एक ही फ्लावर में। बाइसेक्सुअल का मतलब ये हुआ। यूनिसेक्सुअल मतलब मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो अलग अलग फ्लावर पे होते हैं। तो बाइसेक्सुअल होने से क्या फायदा होगा? बाइसेक्सुअल होगा तो मेंडल अपनी कन्वीनियंस के अनुसार वो चाहें तो एंथर यानी मेल पार्ट को अलग कर सकते हैं, चाहे फीमेल पार्ट को अलग कर सकते हैं। राइट। वो चूज कर सकते हैं कि क्या करना है। अगर वो चूज करने में इजी होगा उनके लिए तो एक्सपेरिमेंट करना इजी होगा। नहीं तो अपने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कैसे पॉलिनेशन होता है ना, कैसे गैमीट का फॉर्मेशन होता है और कैसे फ्यूजन होता है। तो अगर हम एक कंट्रोल रखें कि कब हमको पॉलिनेशन कराना है, तो अपनी कन्वीनियंस के अनुसार, अपनी जो हमने प्लान किया उसके अनुसार काम कर सकते हो, तो इजी हो जाएगा। बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल रहेगा तो थोड़ा मुश्किल होगा। राइट। तो बाइसेक्सुअल इन्होंने प्लांट को चूज किया। और तीसरा, was easy for the cross and self pollination। क्रॉस और सेल्फ पॉलिनेशन क्या है मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया, वो वीडियो आप जरूर देखें ताकि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो। यहां मैं शॉर्ट में बता दूं। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब हुआ एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर, एक प्लांट है, पी प्लांट है, एक प्लांट है और एक दूसरा है। आप एक प्लांट के फ्लावर से पॉलन ग्रेन लेते हैं और दूसरे प्लांट के फ्लावर पे ले जाके उसको स्टिग्मा पे रखते हैं, तो ये क्रॉस हुआ। लेकिन एक ही फूल है, उसमें स्टिग्मा भी है और उसमें स्टैमेन भी है, तो वहां से आप पॉलन ग्रेन निकालते हैं और उसी फ्लावर पे रखते हैं, तो सेल्फ पॉलिनेशन हुआ। करेक्ट। तो ये इजी था क्योंकि बाइसेक्सुअल प्लांट है, प्लांट छोटा भी होता है, बहुत ज्यादा हाइट भी नहीं होती। अगर पेड़ का, एक लंबे पेड़ का, आम का पेड़ होता तो वहाँ पॉलिनेशन का तो मेंडल के लिए बहुत मुश्किल होता। वो एक डाल से दूसरे डाल फूल पे जाते है ना, तो आसान हो गया। तो शॉर्ट लाइफ स्पैन बाइसेक्सुअल प्लांट था, वाज इजी फॉर क्रॉस एंड सेल्फ पॉलिनेशन। करेक्ट। और एक आध रीजन लिख लेते हैं। शॉर्ट लाइफ स्पैन तो आप समझ गए होंगे, बाइसेक्सुअल प्लांट है ये भी समझ गए होंगे, और इजी फॉर क्रॉस एंड सेल्फ पॉलिनेशन ये भी आप समझ गए होंगे। ठीक है। हाँ, इजी टू ग्रो, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। इजी टू ग्रो, इसको ग्रो कराना आसान होता है। इसमें बहुत ज्यादा ऐसा कुछ चीजें नहीं, इन्वायरमेंटल कंडीशन चाहिए आपको कि साहब एकदम प्रॉपर रहे, तभी आसानी से ग्रो हो जाते हैं। ठीक है। तो ये 3 तो मेन हुए। तो क्यों चूज किया शॉर्ट लाइफ स्पैन? बाइसेक्सुअल प्लांट वाज इजी फॉर क्रॉस एंड सेल्फ पॉलिनेशन। हाँ, एक और लिख सकते हैं आप, इंपॉर्टेंट है। 5, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर।
कंट्रास्टिंग कैरेक्टर काफी इंपॉर्टेंट है। मेंडल ने 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर चूज किए। एग्जाम में आता है हाउ मेनी कैरेक्टर्स वर सिलेक्टेड बाय द मेंडल, तो 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, ये आपका आंसर होना चाहिए। अब ये जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है इसको हम समझते हैं कि मेंडल ने कौन से कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को सिलेक्ट किया था और एक कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है क्या। तो अभी तक आपने इतना समझा, क्यों चूज किया और कौन सा कंट्रास्टिंग कैरेक्टर चूज किया, अब हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ओके। तो कितने कैरेक्टर चूज किए? 7 कंट्रास्टिंग ठीक है। पहला हाइट, ध्यान से इसको देखेंगे। हाइट ये क्या है? ये कैरेक्टर है। ठीक है, हाइट एक कैरेक्टर है। ठीक है, उसके बाद हाइट दो तरह से हो सकती है। एक हो सकती है टॉल, प्लांट जो होता है पी प्लांट है वो टॉल लंबा हो सकता है, और एक होता है शॉर्ट, या आप इसको डॉर्फ भी बोलते हैं। डॉर्फ मतलब बौना प्लांट है ना, टॉल हो सकता है। ये क्या है? मतलब कैरेक्टर हाइट जो कैरेक्टर है इसमें दो तरह के टॉल और शॉर्ट हो, तो इसको क्या बोलते? इसको बोलते हैं ट्रेट। टॉल होने का ट्रेट और शॉर्ट हो तो आप इसको ट्रेट लिख सकते हैं। ट्रेट्स, कैरेक्टर हाइट है और ट्रेट उसका टॉल और शॉर्ट होना। अब देखिए कंट्रास्टिंग है, आपने बोला टॉल है एक पर्सन, शॉर्ट है, तो कितना कंट्रास्टिंग है, आपको समझ में आ जाता है। लेकिन आप कुछ ऐसे बोलते हैं टॉल है वो उससे टॉल है, वो उससे टॉल है, तो हर किसी का पैरामीटर अलग होता है। वो बोलता है नहीं मुझे तो नहीं लगता वो उतना टॉल है, लेकिन कंट्रास्टिंग का मतलब एकदम बिल्कुल सबके लिए सेम हो जाए। जैसे टॉल है शॉर्ट है, कि आपने बोला हाँ वो टॉल है शॉर्ट है, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं ना, कंट्रास्टिंग है, इसी को बोलते हैं कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। दूसरा, पोजीशन ऑफ फ्लावर। पोजीशन ऑफ फ्लावर, जो पोजीशन है फ्लावर की जो तने पे लगता है उसके अनुसार, तो दो तरह से हो सकता है। एक एक्सिलरी हो सकता है, जैसे ये ऐसे निकलता है ना यहां पे, तो इस साइड में कुछ लग जाए यहां पे टिप पे अलग। अच्छा मैं पहले बता दूं, एक्सिलरी हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है? टर्मिनल हो सकता है। टर्मिनल मतलब किनारे, जैसे ये यहां पे ऐसे फ्लावर लग गया, ये यहां पे, ठीक है, तो ये क्या हुआ? एक्सिलरी हो गया। एक्सिलरी मतलब ये जो यहां पे नोड होती है वहां के ऊपर, इतना समझे एक्सिलरी। टर्मिनल का मतलब ये जो ऊपर ही लग जाए एकदम, टर्मिनल एकदम ऊपर, या जैसे कोई ऐसे ये जा रही है यहां पे ऊपर और यहां पे साइड में लेटरल में लगेगा तो उसको बोलते हैं एक्सिलरी। ठीक है, तो इसमें ट्रेट क्या हो गए? एक्सिलरी और टर्मिनल। तीसरा, फ्लावर कलर। फ्लावर कलर, फ्लावर कलर एक पर्पल और व्हाइट। ठीक है, तो इसमें दो ट्रेट है, एक पर्पल है और एक व्हाइट। डन। तीसरा, सीड शेप। सीड शेप, राउंड, राउंड मतलब ऐसा, रिंकल्ड, रिंकल्ड मतलब झुर्रियों वाला, जिसपे झुर्रियां पड़ी हो। ठीक है, सीड शेप।
तो इसमें दो ट्रेट है, राउंड है और रिंकल्ड है। फोर्थ, सीड कलर। सीड कलर में येलो पीले कलर का और ग्रीन। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 1 2 3, अच्छा 3, ये हो गया 4 और ये हुआ 5। सिक्स्थ, पॉड शेप। पॉड शेप मतलब फली, जिसके अंदर, जैसे अभी मटर का मौसम चल रहा है ना, मटर को देखें आप, तो जिसके अंदर मटर होते हैं उसको बोलते हैं पॉड। ये जो शेप होता है ना, ये इसको बोलते हैं पॉड, इसके अंदर मटर के दाने होते हैं, है कि नहीं, पॉड शेप। इन्फ्लेटेड, इन्फ्लेटेड मतलब फूला हुआ, ठीक है। और दूसरा है कंस्ट्रिक्टेड। कंस्ट्रिक्टेड, इन्फ्लेटेड मतलब ऐसे कुछ इस तरह से, देखें फूला हुआ, और कंस्ट्रिक्टेड मतलब ये ऐसे 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 दबा हुआ है ना, ये कंस्ट्रिक्ट होना, इस तरह से कंस्ट्रिक्टेड, ठीक है। अच्छा, अब ये हमने कर दिया। अब 7th लिखिए, पॉड शेप हो गया, पॉड कलर, ये ग्रीन है और येलो। तो ये 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है जिसको मेंडल ने चूज किया। एग्जाम में आ सकता है कि 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या है, तो आपको लिखना पड़ेगा, या पूछ सकता है 3 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का नाम बताइए, तो ये, तो आप ये समझ गए होंगे कैरेक्टर और ट्रेट में डिफरेंस। कैरेक्टर मतलब ये, और कैरेक्टर के अंदर ट्रेट होता है। जैसे हाइट का ट्रेट 2 हो सकता है, टॉल हो सकता है, शॉर्ट हो सकता है, और कैरेक्टर तो हाइट ही है ना। तो ये 7 कैरेक्टर्स मेंडल ने चूज किए थे ताकि इस पे वो एक्सपेरिमेंट कर सकें और अपनी फाइंडिंग, अपनी ऑब्जर्वेशन को दे सकें। तो अभी मिटा दूं मैं, ओके। अब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। ये सब बड़ा इंटेलिजेंटली उन्होंने चूज किया, और उसके बाद अब एक्सपेरिमेंट की बारी आई, तो उन्होंने क्या किया, एक लंबा प्लांट, लेस से मैंने बोला आपको लंबा प्लांट, ठीक है। 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर से एक कैरेक्टर मैंने यहां पे चूज किया, लंबा प्लांट है, और ये एक छोटा शॉर्ट, यानी ये टॉल प्लांट लिया और ये हमने शॉर्ट लिया, या जिसको आप डॉर्फ बोल सकते हैं, ठीक। अब लिस्ट से यहां पे एक फ्लावर लगा हुआ है, ये मैंने फ्लावर का स्ट्रक्चर मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, राइट। वो वीडियो इसलिए बोल रहा हूं, देखें तो थोड़ा आइडिया होगा, ये टॉपिक आपको और बेहतर समझ में आएगा। तो मैं ऐसे ही आपको सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए यहां पे बना रहा हूं। लेस से ये क्या है, ये पिस्टिल है यानी फीमेल पार्ट, और ये एंथर है, ठीक बात है, इस तरह से। और ये छोटा प्लांट है, इसमें भी इस तरह से पिस्टिल है, ठीक है, और ये एंथर है, और ये दोनों गार्डन पी प्लांट है, ये लंबा है, ये छोटा है, ठीक है। अगर आप हरे कलर में लाल कलर मिलाते हैं तो एक दूसरा कलर आपको मिलता है। अगर आप रेड में येलो मिलाएंगे तो आपको एक दूसरा कलर मिलेगा, राइट। ये तो आप अब भी करके देख सकते हैं। तो अगर एक लंबा प्लांट है, एक छोटा प्लांट है, इनका क्रॉस पॉलिनेशन कराया जाता है, यानी इनके कैरेक्टर को मिक्स किया जाता है, तो ऑब्वियसली कोई सोचेगा कि जो प्लांट हमको मिलना चाहिए इसके बीच का मिलना चाहिए, ना तो छोटा ना तो पूरा लंबा, कुछ मिक्सचर हाइब्रिड मिलना चाहिए। तो मेंडल भी यही एक्सपेक्ट कर रहे थे जब उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन। अब क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, उन्होंने क्या किया, ये जो इसका एंथर है, ये यहां इसमें होते हैं पॉलन ग्रेन, है ना, ये
मेल पार्ट में पॉलन ग्रेन को उठाया और उठा के पॉलन ग्रेन को इसके स्टिग्मा पे यहां पे रख दिया। अब क्या हुआ, पॉलन ग्रेन यहां से स्टिग्मा पे रख दिया, तो इसका मतलब इसका पॉलन ग्रेन हुआ और इसका स्टिग्मा, तो ये क्रॉस हुआ, अलग अलग फ्लावर है। और ये वाला इसका पॉलन ग्रेन इस वाले का पॉलन ग्रेन उठाया और इसके स्टिग्मा पे रख दिया, यानी ये हुआ क्रॉस पॉलिनेशन। और जो एंथर था ना, एंथर जो और भी ढेर सारे, यहां तो एंथर और भी होंगे ना, इस तरह से ऐसे कर दिया। उसके बाद एंथर को वहां से कट कर दिया, हटा दिया, तो रिमूवल कर दिया, रिमूवल ऑफ एंथर। अब ये एंथर को हटाया क्यों? क्योंकि एंथर को हटाया इसलिए कि अगर नहीं हटाएंगे तो हवा चलेगी, कीड़े मकोड़े रहेंगे, वो पॉलिनेशन कराते रहेंगे, इसका उठाएंगे इसी पे करा देंगे, तो क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब नहीं है। क्योंकि यहां से पॉलन ग्रेन उठेगा इसी फ्लावर पे आ जाएगा तो सेल्फ पॉलिनेशन है, और वो क्या क्रॉस पॉलिनेशन कराना। अगर यहां से हटा देंगे और इसके ऊपर ऐसे पॉलीथीन कुछ कर दे, जिसको बोलते हैं बैगिंग, उसको ढक दिया, तो अब ये चांस नहीं है कि इस फ्लावर या इस फ्लावर पे कोई दूसरे तरह का पॉलिनेशन, यानी कीट पतंगों के द्वारा, हवा के द्वारा पॉलिनेशन हो, यानी वो जो चाह रहे हैं वही कर रहे हैं। ये क्रॉस पॉलिनेशन का उनको फायदा हो रहा है। ठीक है, अब ये कर दिया। रिमूवल ऑफ एंथर पूछा जाता है कि इसको क्या बोलते हैं। अगर एंथर को आप रिमूव कर देंगे तो इसको बोलते हैं इमैस्कुलेशन, इमैस्कुलेशन। ठीक है, इसको ध्यान में, रिमूवल ऑफ एंथर, एंथर को काट के बाहर, मेल पार्ट को काट के बाहर, इसको क्या बोलेंगे, इमैस्कुलेशन। मैस्कुलेशन, मैस्कुलिन जेंडर होता है ना, फेमिनिन जेंडर, तो मैस्कुलिन से आप समझ जाएंगे कि मेल पार्ट। ठीक है, तो इन्होंने इस तरह से कर दिया। अब जब ये प्लांट दोनों ग्रो किए, इसमें सीड बना, है ना, सीड बनता है जब फूल में पॉलिनेशन हो जाता है तो सीड में बदल जाता है। अब वो सीड को उन्होंने अपने पास रखा और उसको मिट्टी के अंदर उस सीड को डाल दिया। अब सीड को डालेंगे तो प्लांट ग्रो करना शुरू हो जाएगा। तो न्यूट्रिशन वगैरह जो है, प्रॉपर चीजें वो दिया उन्होंने। और इसके बाद जब प्लांट बना तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये प्लांट ना ऐसा नहीं था कि लंबे और छोटे के बीच का कुछ था, बल्कि वो लंबा ही था। तो वो तो सरप्राइज हो गया कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे इसके बीच का कुछ हाइट होना चाहिए, लेकिन ये तो लंबा प्लांट निकला। तो उन्होंने कहा ओके। अब इस जनरेशन जब ये प्लांट यहां पे ये बन गया और इस तरह से हुआ, उसके बाद सेल्फिंग कराई, यानी यहां पे अब प्लांट ग्रो करेगा, फूल आएंगे, फूल का सेल्फ पॉलिनेशन होगा, मतलब एक फ्लावर का दूसरे फ्लावर पे ही उन्होंने पॉलिनेशन कराया। तो इसको क्या बोलेंगे, ये प्लांट है, इसी प्लांट का फ्लावर लिया और इसी प्लांट का पॉलन ग्रेन लिया, फ्लावर मतलब स्टिग्मा लिया और पॉलन ग्रेन लिया। अब यहां पे फ्यूजन कराएंगे तो इसको सेल्फिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेल्फिंग, या सेल्फ पॉलिनेशन भी आप बोल सकते हैं। सेल्फिंग यानी यहां पे इन्होंने सेल्फिंग करा दी। अब सेल्फिंग कराने के बाद इन्होंने सीड को रख लिया। जब सीड पूरा मैच्योर हो गया प्लांट, तो सीड को लिया और फिर उसके बाद इन्होंने ऐसे ग्रो कराना शुरू किया। ठीक है, तो वो क्या देखते हैं, वो बोलते हैं अच्छा ठीक है, किसी तरह से सारे प्लांट लंबे हो गए, अब तो लंबे आने चाहिए। तो वो क्या देखते हैं कि 4 सीड में से एक सीड ऐसा होता है कि 4 तो लंबे लंबे होते हैं, 3 लंबे लंबे होते हैं और एक छोटा आ जाता है। तो फिर से सरप्राइज हो जाता है, सोचते हैं अब लंबा है तो लंबा आना चाहिए, छोटा किधर से आ गया यहाँ पे, है कि नहीं। अगर लंबा है तो लंबा, ये छोटा किधर से आ गया। तब वो और भी इस पे एक्सपेरिमेंट करते रहे, और जब वो बार बार एक लंबे को छोटे से क्रॉस कराते थे तो वो पाते थे उनको लंबा प्लांट ही मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद जब इसकी सेल्फिंग कराते थे तो पाते कि 3 प्लांट्स ऐसे, 4 में से 3 ऐसे होते थे जो लंबे होते थे और एक शॉर्ट निकल आता था। तो उनको लगने लगा कि ये तो सिस्टमैटिक सब कुछ हो रहा है, और फिर और भी एक्सपेरिमेंट करके उनको समझ में आ गया कि अंदर अंदर क्या हो रहा है और किस तरह से ये सारी चीजें चल रही हैं। तो सबसे पहले
ये जो लंबा बार बार हो रहा है तो ये समझ गए कि इस लंबे के अंदर छोटेपन की खूबी है, लेकिन वो दिखाई सिर्फ नहीं दे पा रही है। तो जो लंबेपन की खूबी है वो छोटेपन की खूबी को दबा दे रही है, यानी उसको उसके ऊपर डोमिनेट हो जा रही है। तो उन्होंने पहला अपना नियम दिया, द लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी डोमिनेट कर जा रही, लंबाई की खूबी छोटेपन की खूबी पे हावी हो जा रही है। और दूसरा ये वाला उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जब ये प्लांट यहां पे अपने इस छोटेपन को दिखा रहा है, वो तो वहां था ही पहले से ही अंदर, लेकिन दिख नहीं पा रहा था, और जैसे ही मौका मिला वो छोटेपन की खूबी फिर यहां से एक्सप्रेस हो गई। ठीक है, तो इस ऑब्जर्वेशन को उन्होंने किया, और भी बहुत से एक्सपेरिमेंट किया। ऐसा नहीं है, आप किसी चीज को साइंटिफिकली प्रूव करना चाहते हैं तो 2-3 एक्सपेरिमेंट करने से नहीं होता, आपको हजारों एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, आपको बहुत एक लार्ज डेटा कलेक्ट करना होता है ताकि लोग आप पे विश्वास करें। 2 एक्सपेरिमेंट, जैसे आपने मान लो पेरेंट्स को देखा, पेरेंट्स की जो है आईज ब्लैक है, अब उनके बच्चे ब्लैक होता, आपने सोचा कि सब ब्लैक ही होता है, ऐसा कुछ नहीं, और फिर अचानक से आप देखते हैं किसी की आईज ब्लू हो जाती है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। तो कई एक्सपेरिमेंट 10,000 20,000 ऐसे आप करेंगे तब आप एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन दे पाएंगे, और साथ ही साथ आपके डेटा पे कोई बिलीव करेगा। 1-2 एक्सपेरिमेंट से तो इन्होंने बहुत से एक्सपेरिमेंट अलग अलग तरह से, जो करेक्टर अलग अलग कंट्रास्टिंग करेक्टर सब पे किए, और उसके बाद इन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन को दिया। ठीक है, तो अब आइए इसको थोड़ा सा, और हम जो आज उस टाइम पे इनसे ही पूछा जाता था कि ये सब कैसे हो रहा है, इन्होंने सब कुछ कर दिया, तो ये बोलते थे फैक्टर की वजह से हो रहा है। तो सब बोलते कि ये कलर जो है ग्रीन क्यों हो रहा है, तो बोलते फैक्टर की वजह। बोले लंबा अगर प्लांट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, बोलते फैक्टर की वजह। तो सबका फैक्टर है क्या, फैक्टर, क्योंकि जीन के बारे में इतना लोग अवेयर नहीं थे, जीन के बारे में पता ही नहीं था, तो कोई एक्सप्लेन, वो फैक्टर बोलते थे, लेकिन लोग उनकी बातों को समझ नहीं पा रहे थे। बाद में जीन के बारे में लोगों को पता चला, तब ये जो रहस्य था वो थोड़ा सा खुला, और फिर मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स बताया गया, यानी जेनेटिक्स के पिताजी, क्योंकि इन्होंने ही सब कुछ तो शुरुआत की थी। आइए समझते हैं आगे कैसे इन्होंने कुछ सब कुछ किया। इसके पहले कुछ टर्म्स हम समझ लेते हैं ताकि हमको, मुझे समझाना आसान हो जाए, आपको समझना आसान हो जाए, आपके लिए एग्जाम में लिखना आसान हो जाए, राइट। देखें, कैरेक्टर और ट्रेट आप समझ ही गए। हाइट एक कैरेक्टर है, शॉर्ट और टॉल ये ट्रेट है। ठीक है, जिस चीज को मेंडल बोलते थे फैक्टर, ठीक है, जिस चीज को मेंडल बोलते थे फैक्टर, जस्ट सेकंड मार्कर चेक कर लेता हूं, चलो, फैक्टर, ठीक है, उसी चीज को एक जॉनसन साइंटिस्ट थे, उन्होंने जीन का नाम दिया, तो जीन का नाम जॉनसन ने दिया, और उसी चीज को हम फैक्टर को ही आज हम जीन बोलते हैं। ठीक है, अब ये जीन क्या है ये समझते हैं। हम जानते हैं कि हमारे अंदर क्रोमोसोम है ना। क्रोमोसोम ऐसी चीज होती है जो हमारे कैरेक्टर को ट्रांसफर करेगी हमारे बच्चों में, राइट। और हम में जो कैरेक्टर आया क्रोमोसोम लेके आया हमारे पेरेंट्स से। तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर भी आपने कुछ ऐसे देखा होगा, ऐसे होता है, और हमारे ह्यूमन बीइंग में 46 होते हैं, और सब पेयर में होते हैं ना, पेयर में होते हैं क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम किससे बना होता है, डीएनए से। किससे बना होता है, डीएनए से। अब ये क्रोमोसोम ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, और ये हमेशा पेयर में पाया जाता है। किसमें, पेयर। और जीन में भी हमेशा पेयर में होती है। जैसे लंबाईपन की जीन है ना, तो उसके 2 होंगे, मतलब लंबाईपन की जीन है तो ये यहां पे और एक यहां पे सेम जगह होती है। ये जो होमोलॉगस, ये सेम टाइप का क्रोमोसोम है ना, लंबाईपन की जीन यहां पे होगी और यहां पे। यानी मान लो कि एक पर्सन लंबा है ना, तो एक जीन यहां होगी, एक जीन यहां होगी। एक पर्सन शॉर्ट है तो एक जीन यहां होगी, एक जीन यहां होगी। इस तरह से 2-2 का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, और ये जीन क्या है, जीन क्या है, जीन डीएनए है। डीएनए आप जानते हैं डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए, कई डीएनए मिलके वो एक हिस्सा इतना है ना, एक जीन की तरह काम करेंगे। यानी ये
प्रोटीन वगैरह बनाएंगे, ये जीन की तरह काम कर, इतना हिस्सा आप क्रोमोसोम का ये हिस्सा दूसरा जीन होगा, ये तीसरा जीन हो, इस तरह से हमारे अंदर क्रोमोसोम पे बहुत सी जीन होती है। हमारे अंदर कितने क्रोमोसोम हैं? 46। पेयर में होते हैं तो कितने पेयर बने? 23। उसमें जो जीन होते हैं कितने? 2-2 के फॉर्म में होते हैं, राइट। हर कैरेक्टर का 2-2 फॉर्म होता है। तो ये फैक्टर को, जिसको मेंडल फैक्टर बोल रहे थे, उसी को बाद में जीन बोला गया है, ठीक। अब आइए इसके कुछ टर्म तो समझते हैं। जीन में होते हैं एलील्स, एलील्स, ठीक है। एलील्स क्या है अब ये समझते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए लंबाईपन की जीन को हमने लिखा टी, क्योंकि ये पेयर में होता है, इस तरह से। और फिर लंबाई की एक जीन हमने लिखा टी, और इसको लिखा टी और स्मॉल टी, ठीक है। अब यहां पे समझे, अभी थोड़ी देर में आप सब कुछ क्लियर हो जाए। ये जो है ये एलील है और ये भी एलील है, ठीक है। और दोनों सेम है, कैपिटल टी, यानी अगर लंबेपन की जीन को आप दिखाना चाहेंगे तो इस तरह से दिखाएंगे, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे होमोजाइगस, होमोजाइगस। इसको क्या बोलेंगे? ये स्मॉल टी है लेकिन है तो सेम, होमो मतलब सेम, तो ये होगा होमोजाइगस, ठीक है। अब होमोजाइगस ए भी एक तो हम बोल सकते हैं, लेकिन ये होमोजाइगस टॉल है और ये होमोजाइगस शॉर्ट है। ये क्या है? ये होगा हेटेरोजाइगस, क्योंकि यहां पे एक छोटा है एक बड़ा है, लेकिन ये खूबी किसकी दिखाएगा? लंबेपन की दिखाएगा, जिसको मेंडल सरप्राइज थे पहले एक्सपेरिमेंट में जो करते हैं तो सब टॉल दिखते हैं। ये वाली कंडीशन, सब टॉल दिख रहे हैं लेकिन देखिए छोटा कैसा प्रेजेंट है, वो बाद में अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है, वो अभी थोड़ी देर में हम समझ, इतना आप समझ गए। जीन है, अब ये किसकी जीन है भाई? लंबेपन की, हाइट की जीन है ना, हाइट की जीन है। और ये जो ये है टी और टी, ये क्या है? ये है एलील, ठीक है। जीन के अंदर एलील या कैरेक्टर जैसे हम बोलते थे, कैरेक्टर के अंदर ट्रेट, तो कैरेक्टर को आप जीन समझ ले, है ना, और जो ट्रेट है उसको एलील समझ ले, तो बिल्कुल इजी हो गया। तो अभी आपने समझा कि जीन क्रोमोसोम के ऊपर होता है और जीन खुद बनी होती है डीएनए से, डीएनए ढेर सारे मिल जाते हैं, उसको जीन बोलते हैं। वो पार्ट क्रोमोसोम का एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के हार्मोन और इन सब प्रोटीन वगैरह को मैनेज करता है, तो उसको हम जीन बोलते हैं। अब इसी जीन से सब कुछ अंदर अंदर चल रहा था, लेकिन मेंडल उसको फैक्टर बोल रहे थे, ठीक है। उस टाइम पे खोज नहीं हुई थी तो फैक्टर बोल रहे थे, बाद में जीन। अब जीन के बेस पे हम सारी चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि कैसे मेंडल की जो ऑब्जर्वेशन, वो टर्म अलग यूज कर रहे हैं लेकिन बातें वो सेम कर रहे थे, जो आज हम जीन के बेस पे करते हैं। तो आइए इसको समझते हैं, मिटाओ इसको। फैक्टर आप समझ गए, फैक्टर को ही जीन बोला मेंडल ने, और जीन के अंदर जो दो फैक्टर्स बोल रहे थे वही क्या है? एलील के नाम से हम जानते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, अब आइए उन बातों को समझते हैं जो मेंडल की ऑब्जर्वेशन थी इन टर्म्स ऑफ जीन। देखें, उन्होंने क्या किया था, एक कैपिटल टी और कैपिटल टी, यानी ये प्लांट लिया था, इसको बोलते हैं प्योर लाइन। अभी मैं आपको बताता हूं कैसे। टी और टी, इसमें तो लंबा है तो लंबा, इसको प्योर या पैरेंटल जनरेशन इसको बोलते हैं, पी पैरेंटल जनरेशन, ठीक है। अब ये जो टी और टी लिया, ये प्योर वाला लिया। अब प्योर वाला उन्होंने कैसे लिया, उनको कैसे पता चला कि ये प्योर वाला है नहीं? क्योंकि लंबेपन के लिए तो ये भी जीन होता है, तो इसको क्यों लिया? क्योंकि अगर टी का आप क्रॉस करते रहे 4-5 जनरेशन तक करते गए, तो आप देखेंगे ये जो है टी ही बार बार दे रहा है, इसका मतलब इसमें छोटा टी नहीं छिपा है। अगर छिपा होता तो वो अपना कैरेक्टर जरूर कहीं दिखाता, वो छिपा ही नहीं, तो ये प्योर हो गया। इसी तरह टी और टी के बीच में आप क्रॉस करते जाएंगे,
छोटा प्लांट उसके बीच में क्रॉस पॉलिनेशन ऐसा कराते रहे हमेशा छोटा छोटा आ रहा है, इसका मतलब वो प्लांट बेसिकली छोटा ही है रे। अब टी से ये ऊपर से आपने देखा, देखने से आपको लगा हाँ यार ये तो जो है बड़ा प्लांट है। अब आपने सेल्फिंग कराई, मतलब उसी प्लांट के फ्लावर पे सेल्फिंग कराई, तो आपने देखा अब छोटा प्लांट आ गया, इसका मतलब उसके अंदर छोटेपन की खूबी थी, उसका एलील मौजूद था। ठीक है, अभी थोड़ी देर में और बेहतर से समझे। तो आपको जब भी मेंडल वाला क्रॉस कराना है तो प्योर वाला लेंगे, यानी एक बड़ा वाला एक छोटा। अब दूसरा कंट्रास्टिंग कैरेक्टर भी ले सकते हैं, सीड का कलर ले सकते हैं, पॉट का कलर ले सकते हैं, है ना, फ्लावर के पोजीशन का ले सकते हैं। मैं यहां पे हाइट से रिलेटेड चीजें ले रहा हूं, यानी एक मैं ट्रेट ले रहा हूं जिसको लेके हम समझेंगे। तो दो फैक्टर, जैसे मेंडल ने बताया दो फैक्टर होते, तो हमने दो ले लिया। अब उसके बाद यहां पे आप क्रॉस कराएंगे। क्रॉस मतलब ये पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ये टी इस छोटी टी से मिल सकता है, या ये टी इस वाली टी से मिल सकता है ना। तो इससे मिलेगा तो ये बन जाएगा, और इस वाले से मिलेगा तो ये बन जाएगा। अच्छा, ये वाला इससे मिल सकता है इस वाले टी से, तो ये बनेगा टी टी, और ये वाला इस वाले टी से भी मिल सकता है कि नहीं, मिल सकता है कि नहीं। हाँ, तो ये टी और टी हो गया। ठीक बात, ये हो सकता। अब ये जो इतने प्लांट थे मैंने शुरू में बताया था, उन्होंने दो प्लांट लिया तो सब के सब लंबे हुए, तो सब के सब लंबे हुए, तो सिचुएशन ये थी, यानी उनके अंदर जीन टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी, और ये जो कैपिटल टी था ये डोमिनेंट था, ये छोटे वाली खूबी दिखा नहीं रहा था। तो प्लांट हमको सब दिख रहे थे लंबे, जितने प्लांट थे चारों ये हुए लंबे। ठीक है, अब ये कोई प्लांट जैसा दिखता है, यानी अंदर तो जीन दूसरा है लेकिन दिख क्या रहा है, लंबा, तो इसको बोलते हैं फिनोटाइप। फिनोटाइप मतलब जैसे प्लांट दिख रहा है, अंदर की बात हम नहीं कर रहे हैं, कैसा, हम ये सिर्फ बात कर रहे हैं प्लांट हमको लंबा दिख रहा है, हमको अंदर क्या इससे मतलब नहीं है, तो इसको बोलते हैं फिनोटाइप। ठीक है, लेकिन प्लांट कैसे अंदर है, उसमें जीन कैसा है, अगर वो देखेंगे तो हम उसको बोलेंगे जीनोटाइप। ठीक है, तो फिनोटाइप में हमको क्या दिखा कि भाई सब टॉल है ना, सब टॉल है। तो चार प्लांट है अगर इसमें, तो चार में से चार टॉल है, और शॉर्ट कितने हैं भाई, शॉर्ट यहां पे 0 है, यानी 4:0 का रेशियो आया। अब जीनोटाइप में हम आए, जीनोटाइप में टी 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 मतलब इस तरह, जीनोटाइप क्या है हमारा, ये तो फिनोटाइप हो गया। ठीक है, ये तो टॉल सब दिख, लेकिन जीनोटाइप में तो हम जीन देखेंगे। जीनोटाइप क्या है, जीनोटाइप हमारा है टी टी का। अब टी टी का जीनोटाइप है और उसके अलावा कोई जीनोटाइप है ही नहीं, तो इसका मतलब जीनोटाइप 4:0 है। लेकिन जीनोटाइप ये हमको क्लियर पिक्चर दे रहा है कि अंदर स्मॉल डी यानी छोटे का कैरेक्टर मौजूद है, तो ये हुआ आपका जीनोटाइप। इस चीज को देख के मेंडल ने पहला नियम दिया था, द लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो इसको लिख लेते हैं, द लॉ ऑफ डोमिनेंस। चलो यहां पे लिख लेते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस। टू different alleles in two different alleles of a gene dominant allele, या ऐसे लिख सकते हैं ओनली डोमिनेंट एलील्स
एक्सप्रेस इट्स कैरेक्टर। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस में मेंडल ने क्या बोला कि अगर दो डिफरेंट अलील्स एक ही जीन के हैं, यानी ये है और ये तो डिफरेंट है, हेट्रोजाइगस है, अगर ये दोनों प्रेजेंट होंगे तो जो डोमिनेंट वाला होगा वही अपने कैरेक्टर को दिखाएगा, और ये जो वाला होगा इसको बोलते हैं डोमिनेंट वाला दिखाएगा, और ये जो होगा ये रिसेसिव वाला बोलते हैं। रिसेसिव मतलब जो ये हावी हो जाता है, ये हावी, जो हावी नहीं हो पाता उसको रिसेसिव, जो हावी हो जाता है डोमिनेंट। तो इन टू डिफरेंट एलील्स ऑफ अ जीन, एक जीन है यानी एक जीन मतलब लंबाईपन की जीन है, उसके दो अलील है, एक लंबेपन के, एक छोटे, दोनों मौजूद है एक ही में, तो जो लंबेपन की है, ये जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वही अपने को एक्सप्रेस, ओनली डोमिनेंट एलील एक्सप्रेस इट्स कैरेक्टर। ठीक है, तो ये पहला नियम मेंडल ने दिया था। उसके बाद अब ये मिटा दूं, यहां पे रेशियो 4:0, 4:0, फिनोटाइप 4:, सबके साथ लंबे। अच्छा भाई, अब यहां पे सारे के सारे यहां पे लंबे प्लांट हो गए थे। ठीक है, इसको थोड़ा सा साफ कर दूं। अब इन्होंने क्या किया, इसको, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, पॉलिनेशन कैसे कराया जा रहा है ये आप समझ गए होंगे, राइट। पॉलन ग्रैंड को उठाया और स्टिग्मा पे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के स्टिग्मा पे ले जाके रख दिया जाता है। उसके बाद प्रोसेस कैसे होती है ये लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं। तो ये अब यहां पे दो ये लिए गए, टी लिया गया और टी लिया गया और टी। अब ये ना पेरेंटल जनरेशन है, और ये जो आया इसको बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन या F1। ठीक है, F1 का मतलब ये फीलियल होता है, फीलियल, F का मतलब फीलियल, 1 मतलब पहली जनरेशन, या इसको आप प्रोजिनी भी हो, संतानों को प्रोजिनी बोलते हैं, ऑफस्प्रिंग बोलते हैं, यहां पे F1 लिखते हैं इस तरह से, फीलियल। ठीक है, अब इस जनरेशन के पौधों के बीच में ही, फ्लावर्स के बीच में ही पॉलिनेशन कराया जाएगा, तो इसको बोलेंगे सेल्फिंग। उसी जनरेशन में, तो इसको बोल दिया हमने सेल्फिंग। यानी अब इसमें देखिए जीन एक ही टाइप का है दोनों में, क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे तो हम कैसे करेंगे, ये हम ऐसे कह सकते हैं सेल्फिंग। चलिए, ये प्रोसेस तो आप समझ गए, यहां पे सेल्फिंग हो रही। ठीक है, सेल्फिंग। अब इसमें क्या, ये वाला इससे जुड़ जाएगा तो कैपिटल टी, और ये कैपिटल टी ऐसे जुड़ जाएगा तो कैपिटल टी, ये ऐसे हो गया। अच्छा, ये इससे जुड़ सकता है, इससे जुड़ सकता है ना, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। अच्छा, ये यहां पे इससे जुड़ सकता है तो टी और टी जुड़ सकता है। अब यहां पे देखें टी है, ये तो प्योर वाला टॉल है, प्योर वाला टॉल ये, और ये हाइब्रिड वाला है। कौन सा, ये जो सीड बनी ना इसको बोलते हैं हाइब्रिड सीड। हाइब्रिड क्यों, हाइब्रिड मतलब मिक्सचर, यहां पे दोनों का मिक्सचर है, यहां पे मिक्सचर नहीं है, यहां पे प्योर, यहां पे प्योर, ये हाइब्रिड है। कौन सा, हाइब्रिड है। तो यहां पे टी है, ये तो प्योर वाला, ये भी टॉल, ये टॉल, ये टॉल। हमको दिखेगा क्या, हम अगर जीन को नहीं देखेंगे हमको ऊपर से क्या दिखेगा, हमको दिखेगा सब टॉल है, सिर्फ एक शॉर्ट आ रहा है। तो ये 3 टॉल आया, 3, और ये एक शॉर्ट आया, तो इसमें रेशियो क्या, 3:1 का। ये कौन सा रेशियो, फिनोटाइप। हमको ऊपर से दिखने पे ऐसा लगा, ठीक है, हमको ऊपर से दिखने पे कैसा लगेगा कि 3 लंबे एक छोटे हैं, जबकि एक में प्योर वाला है और 2 में देखो मिक्सचर मिला हुआ है, एक में कैपिटल है, स्मॉल टी। तो पूछा जाएगा आपसे कि F1 जनरेशन में जब हम सेल्फिंग कराते हैं तो जो प्लांट्स मिलते हैं F2 जनरेशन में, ये F2 जनरेशन हो गई, मिलते हैं, उनके फिनोटाइप का क्या रेशियो है, तो आप लिखोगे 3:2। अगर आपसे पूछे जाए जीनोटाइप का रेशियो क्या है, तो आप कैसे लिखोगे, इसको देखोगे, 2 लंबे हैं इस टाइप का, एक जीन, 2 जीन तो सेम टाइप का है, और ये वाला 2 जीन एक टाइप का है, तो 1:2:1, ये हो गया जीनोटाइप, है ना। तो जीनोटाइप का जो जीनोटिपिक रेशियो है 1:2:1, और फिनोटाइप यानी लंबा 3 दिखेगा 1, लेकिन अंदर अंदर अगर आप देखेंगे
तो एक तो प्योर वाला लंबा है, एक प्योर वाला छोटा है और दो हाइब्रिड वाला मिक्सचर वाला उसमें मौजूद है। तो इस तरह से मेंडल प्रयोग करते रहे, चूंकि वो एक मैथमेटिशियन थे तो उन्होंने बहुत डेटा कलेक्ट किया और जो प्रोबेबिलिटीज थी उनको सबको उन्होंने शामिल किया और एक बड़ा डेटा उन्होंने, तो इस तरह से ये क्रॉस ना, इसको बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। आइए समझते हैं, ये आपने लिख लिया, एक बार समझ लेते हैं। ये इसको बोलते हैं पैरेंटल जनरेशन। इसमें प्योर लंबा और प्योर छोटा लिया गया, क्रॉस कराया गया, तो हमने हाइब्रिड सीड पाई। हाइब्रिड मतलब दोनों के कैरेक्टर, लेकिन हमको दिखा लंबा वाला प्लांट। अब दो किसी प्लांट को लिया गया, उनके बीच में हमने सेल्फिंग कराई तो हमको इस तरह का मिला, 3 लंबा मिला, एक छोटा मिला। जीनोटाइप को हमने देखा तो एक प्योर वाला और 2 हाइब्रिड वाला हमको मिला। अब यहां से उन्होंने दूसरा नियम दिया। कैसे दूसरा नियम दिया? उन्होंने देखा कि यहां तक तो सब लंबे लंबे थे, अब वो जीन के बारे में तो पता नहीं था। उन्होंने देखा यहां पे सब लंबे, जब क्रॉस उन्होंने कराया तो यहां छोटा भी एक्सप्रेस हो गया। यानी उन्होंने बोला कि जो गैमीट होते हैं, अंदर जो गैमीट फैक्टर चल रहा है ना, वो पहले सेपरेट होता है, सेग्रीगेट होता है, उसके बाद वो रैंडमली किसी से भी कंबाइन कर सकता है। तो एक संभावना ये हो सकती है, एक संभावना ये हो सकती है, एक संभावना ये हो सकती है, एक संभावना ये भी हो सकती है, उसके अलावा कोई संभावना इसमें पॉसिबल नहीं है। आप किसी और तरह का क्रॉस नहीं कर, या तो आप इससे क्रॉस करा सकते हैं, इससे कर, इसको इससे करा सकते हैं, इससे, और इसके अलावा कोई चौथी संभावना नहीं। तो चारों संभावनाओं को उन्होंने ले लिया, अब कुछ पॉसिबल नहीं है, जो है यहीं पे है। तो उन्होंने देखा एक संभावना ये आ रही है, तो ये संभावना मतलब ऐसा भी पॉसिबल है कि छोटे प्लांट भी हो, ऐसा मतलब उन्हें सारी संभावनाओं को यहाँ पे कर दिया। अब कोई पॉसिबिलिटी बची नहीं है। तो उन्होंने देखा ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे आ रही है, वो इसलिए आ रही है क्योंकि जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है, जैसे आपने मैंने पिछली क्लासेस में आपको बताया था, जैसे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, राइट। स्पर्म क्या होता है? गैमीट होता है। और फीमेल में ओवम क्या होता है? गैमीट होता है। ठीक बात है। तो गैमीट का फॉर्मेशन मतलब अब यहां पे भी ये गैमीट, अगर इसको मैं काट दूं, जैसे ये टी है और टी है, तो इसके 2 गैमीट हुए, एक टी हुआ, एक टी हुआ। अगर टी और टी है तो इसमें 2 गैमीट बनेंगे, ये और ये। ठीक है। तो इसका मतलब जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो जो एलील्स होती है, एलील है ना, एलील जो होते हैं वो अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं, वो किसी से भी कंबाइन कर सकते हैं। तो दूसरा नियम दिया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेट मतलब गैमीट अलग अलग पहले टूटते हैं, अलग अलग सेग्रीगेट होते हैं, सेग्रीगेट करने के बाद वो रैंडमली किसी से भी कंबाइन कर सकते हैं। तो दूसरा नियम है द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आइए उसको लिख लेते हैं, मिटा दो उसको। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो दूसरा नियम आया जिसको हम बोलते हैं द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये है दूसरा नियम। तो यहां पे लिखते हैं द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो इसको हम लिखते हैं ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट फॉर्मेशन एलील्स of a gene alleles of a gene segregate. Alleles of a gene segregate. तो उन्होंने ये दूसरा सेग्रीगेट मतलब सेपरेट होना, जैसे ये टी है, ये टी है और ये टी है, ये टी है। अब जब ये इनका आगे फर्दर ये करेंगे तो ये टी एक गैमीट बनाएगा, टी एक गैमीट बनाएगा, टी एक गैमीट, टी। अगर मान लीजिए टी टी है तो ये एक गैमीट, तो सेपरेट हो रहे हैं। और इसी वजह से दूसरी जनरेशन में छोटा पौधा आया, क्योंकि वो सेपरेट था और उसने कंबाइन कर लिया एक छोटे वाले से, तो प्योर शॉर्ट वाला वहां पे दिख गया।
तो ये हो लॉ ऑफ सेग्रेगेशन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, एलील्स ऑफ अ जीन सेग्रीगेट। ये हो जो हमने अभी लंबेपन का जीन लिया, तो लंबेपन के जीन के लिए हमने सिर्फ एक कैरेक्टर को लिया। तो अगर एक कैरेक्टर को ध्यान में हम रख के सारी चीजें करते हैं तो उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। आइए समझते हैं। दो तरह के क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस किसको बोलते हैं ये समझने की जरूरत है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस मीन्स व्हेन ओनली वन character is taken into consideration। लिस्ट से हमने हाइट का एक कैरेक्टर लिया और उसको कंसीडर करके चल रहे हैं, तो वो हुआ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, ऐसा नहीं होता जब प्लांट ग्रो कर रहा है तो हाइट हम देख रहे हैं तो कलर फ्लावर का नहीं होगा सीड का कलर नहीं आता, सब कुछ हो रहा है, लेकिन हम सिर्फ फोकस किस पे कर रहे हैं, एक कैरेक्टर को ध्यान में एक बार में दे रहे हैं ताकि किसी तरह का केओस क्रिएट ना हो, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो। एक कैरेक्टर को एक बार हमने ध्यान में रखा और इसके बाद उस खाली लंबाई वाले कैरेक्टर को देख रहे हैं, बाकी सीड का कलर हो रहा है, सब कुछ है, लेकिन कंसिडरेशन में सिर्फ एक कैरेक्टर है, तो इसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड क्रॉस, हाइब्रिड को अब मैं दो कैरेक्टर को एक साथ ध्यान में रखूंगा। ठीक है, तो व्हेन टू कैरेक्टर्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन, कैरेक्टर्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन, when two characters are taken into consideration। जैसे हमने लिस्ट से दो कैरेक्टर कुछ इस तरीके से लिया, राउंड सीड लिया और कलर उसका येलो ले लिया, तो दो कैरेक्टर साथ है। अब दो कैरेक्टर को मैं साथ में लेके ध्यान में लेके चलूंगा तो इसको बोलेंगे हम डाई हाइब्रिड क्रॉस। अगर तीन कैरेक्टर को ध्यान में रख के चलेंगे तो उसको ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के नाम से हम जानते हैं। तो इस तरह से आपने समझा कि मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड और ट्राई हाइब्रिड क्रॉस क्या क्या होते हैं। अब जब दो कैरेक्टर्स को ध्यान में आप लेके चलोगे, ठीक है, तो मेंडल ने देखा एक तीसरी चीज कि एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को अफेक्ट नहीं कर रहा। जैसे कोई प्लांट लंबा है और उसके साथ या ऐसे कुछ समझे कि अगर एक सीड है वो राउंड है और उसका कलर, जैसे एक सीड है ये राउंड है और इसका कलर कुछ येलो है, ठीक है। अब एक सीड छोटा है, राउंड नहीं, मान लीजिए रिंकल्ड है ना, रिंकल्ड है, लेकिन इसका कलर येलो हो सकता है, इसका कलर ग्रीन भी हो सकता है। यानी ग्रीन कलर राउंड होने पे या रिंकल्ड होने पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, दोनों अलग अलग अपने कैरेक्टर को इनहेरिट कर रहे हैं। तो इसको फिर तीसरा नियम आया, लॉ ऑफ, तीसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, डिपेंडेंट असॉर्टमेंट, असॉर्टमेंट, ठीक है। तो इसमें हम लिख सकते हैं two different alleles of two different genes or two different genes do not affect each other, लेट्स से हमने ये एक सीड राउंड ली है ना, राउंड सीड लिया और एक रिंकल सीड लिया, ठीक है।
अब इसके कलर की, ये राउंड हुआ, एक कैरेक्टर हमने लिया, राउंड है और ये रिंकल्ड है ना, एक कैरेक्टर हुआ। अब दूसरा येलो कलर लिया हमने और ग्रीन कलर लिया। तो ऐसा नहीं है कि राउंड होने से हमेशा राउंड सीड है तो उसके साथ ग्रीन कलर ही कंबाइन करेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। या राउंड आ जाएगा तो वो सिर्फ येलो को ही लेके चलेगा, ग्रीन को नहीं आने देगा, उसके ऊपर डोमिनेट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। राउंड वाला ग्रीन भी हो सकता है, राउंड वाला येलो भी हो सकता है, रिंकल वाला येलो भी हो सकता है, रिंकल्ड वाला ग्रीन भी हो सकता है, यानी इनडिपेंडेंटली वो एक दूसरे से कंबाइन कर सकते हैं। राउंड होने से ग्रीन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिंकल्ड होने से येलो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी दो कैरेक्टर पूरी तरह से फ्री है, वो किसी के साथ कंबाइन कर सकते हैं। एक की प्रेजेंस से दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जैसे डोमिनेंस पे इफेक्ट पड़ता था, लंबाई का कैरेक्टर एक ही रहता था, है ना, तो उस पर फर्क पड़ता, लेकिन यहां पे फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि ये दो अलग अलग कैरेक्टर हैं, ये एक एलील नहीं है, राउंड की एक एलील नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हमने अगर टू डिफरेंट एलील्स और टू डिफरेंट जीन्स होते हैं, डू नॉट अफेक्ट ईच अदर, दूसरे के एक दूसरे को अफेक्ट नहीं कर सकते, यानी राउंड वाला ग्रीन भी हो सकता है, राउंड वाला येलो भी हो सकता है, रिंकल्ड वाला येलो भी हो सकता है, रिंकल्ड वाला ग्रीन। एक रिंकल्ड रहेगा तो ऐसी कोई नहीं है कि वो राउंड को आने नहीं देगा या उसके साथ येलो ही आएगा, ऐसे कोई शर्त नहीं है। दोनों कैरेक्टर सेपरेटली वो अपने को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा तीन नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। टू डिफरेंट एलील्स ऑफ two different genes don't affect each other, means they are free to combine to anyone, they are not going to affect each other's characters, right? So that is called law of independent assortment. तो ये मेंडल ने दिया। मेंडल के इस ग्रेट वर्क को अप्रिसिएशन नहीं मिल सका क्योंकि वो जीन तो जानते ही नहीं थे, जीन की डिस्कवरी नहीं होती, फैक्टर का नाम लेते थे। तो कोई भी चीज पूछा जाता तो बोलते थे फैक्टर की वजह से हो रहा है, राइट, दो फैक्टर होते, इस तरह से बातें कर रहे हैं, तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। दूसरा ये मैथमेटिशियन थे, तो मैथमेटिशियन होने की वजह से बायोलॉजिस्ट उन पर विश्वास नहीं करते, सोचते बायो का वर्क और मैथमेटिशियन कर रहे हैं। तो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से उनके वर्क को उनकी खुद की जिंदगी में रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सका। जब इनकी डेथ हो गई तो 16 साल के बाद 3 साइंटिस्ट थे जो अलग अलग इसी तरह की एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिसमें ह्यूगो डिब्रीज, कॉरेंस, शेरमार्क, ये शेरमार्क साइंटिस्ट थे। इन्होंने अलग अलग किया, फिर उन्होंने पाया ये तो ऑब्जर्वेशन सेम की सेम है। तो उनको ध्यान में आया, सबने बताया कि मेंडल एक थे, उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन तो 16 साल पहले दी थी। फिर इनकी जो मेहनत थी उसको अप्रिशिएट किया गया और इनको बता दिया गया कि ये फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं। तो इनका कंट्रीब्यूशन ग्रेट है। आज जेनेटिक्स की जो चीज़ें हम जानते हैं वो मेंडल के कंट्रीब्यूशन की वजह से जानते हैं, ठीक है। तो मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, एलील, जीन्स, है ना, और 3 मेंडल्स के जो लॉज हैं इसको आपने बेहतर ढंग से समझ लिया। अब आइए लास्ट टॉपिक जो है वो है सेक्स डिटर्मिनेशन। बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा लगेगा और हम इसको आसानी से समझ लेंगे, ठीक है। तो इसमें जो सेक्स डिटर्मिनेशन सिंपल, हम जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 होते हैं ना, लेकिन ये पेयर में होता है। अगर पेयर में तो हम बोल सकते हैं 23 पेयर्स, है ना, मेल हो या फीमेल। अब मेल में होगा तो 22 पेयर्स क्रोमोसोम, इसको ऑटोसोम्स भी बोल सकते हैं हम, ऑटोसोम्स। और 22 पेयर्स मेल में भी होंगे, 22 पेयर्स, इसको भी ऑटोसोम्स बोलते हैं। लेकिन जो सेक्स को डिटरमाइन करता है कि मेल होगा या फीमेल, वो 23rd पेयर होता है। तो 23rd पेयर में अगर ये XY होगा तो ये मेल होगा, और 23rd में अगर XX होगा तो ये फीमेल होगा। अब एक गैमीट में जब गैमीट मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है तो उसमें इस तरह की सिचुएशन होती है। 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, 22 पेयर्स तो इसमें जाएंगे ही जाएंगे, प्लस उसमें X वाला एक गैमीट, कुछ मान लीजिए ये स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया,
ठीक है। दूसरा स्पर्म ऐसे फॉर्मेशन हो सकता है 22 पेयर्स, तो ये रहेंगे ही रहेंगे, और प्लस वाई हो सकता है ना। आपने अभी पढ़ा था कि गैमीट फॉर्मेशन में सेग्रीगेट करता है, तो यहां पे सेग्रीगेट कर रहे हैं, वाई हो सकता है, तो एक स्पर्म इस तरह से बन सकता है, दैट पार्ट। अब ये यहां पे क्या पॉसिबिलिटी है, यहां पे तो एक ही पॉसिबिलिटी 22 पेयर है, और उसके बाद ये किसका है, ये मेल का, नहीं ये चिन्ह ऐसे बनाते हैं मेल, 22 पेयर्स यहां पे, ठीक है। और यहां पे एक्स, एक तो एक का फॉर्मेशन ऐसे हो सकता है, और दूसरा भी 22 पेयर्स ऑटोसोम्स, और ये ऑटोसोम्स है, और इसको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, इसको ऑटोसोम्स, ऑटोक्रोमोसोम्स या सेक्स, यस ये सोमैटिक बोलते हैं, इसको सेक्स वाला बोलता है, कोई भी नाम दे सकते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। तो इस तरह से 22 पेयर्स हुआ और प्लस एक्स हुआ, ठीक है। तो ये दूसरा हो गया अपना, ये 22 पेयर्स और प्लस एस 22 पेयर्स प्लस एक्स हो गया। तो इस तरह से अब यहां पे ये फ्री है, अब एक दूसरे से कंबाइन करेंगे। मेंडल का लॉ बोलता है गैमीट का फॉर्मेशन के दौरान सेग्रीगेट कर गए और ये फ्री है किसी, अब ये स्पर्म अगर इससे फ्यूज कर जाएगा, यहां से यहां पे फ्यूज कर जाएगा, तो क्या बनेगा एक्स एक्स, ये 22 तो सेम है, तो क्या बन जाएगा एक्स एक्स यानी गर्ल, ठीक है। और अगर ये वाई वाला इससे या इससे किसी भी उसमें फीमेल में तो एक्स एक्स ही है, तो इससे कंबाइन कर जाएगा तो क्या बनेगा, ये y आएगा और ये x, तो एक्स वाई बन जाएगा, तो ये y होगा। यानी अगर आप ध्यान से देखें तो x और y फादर की तरफ से आ रहा है, यानी सेक्स को डिटरमाइन करने वाला कौन है, फादर है, राइट। और फीमेल के पास तो कोई ऑप्शन नहीं, एक्स एक्स ही दे सकते हैं दोनों कंडीशन में। तो जो सेक्स है लड़का या लड़की, ये डिसाइड करने वाले फादर होते हैं, क्योंकि वो क्रोमोसोम, ये जो गैमीट होता है उनकी तरफ से आता है। इसको मिटा दूं, थोड़ा सा एक रफ स्केच आपको दिखा देता हूं। हाँ, जैसे देखिए ये मान लीजिए एक्स एक्स, ये तो मदर की तरफ से, ठीक है, और ये फादर की तरफ से मान लीजिए एक्स वाई। अब इसमें कैसे कंबाइन कर, एक्स एक्स बनेगा, गर्ल बनेंगे एक्स, अच्छा अब एक्स इसके साथ कंबाइन करेगा तो ये बन जाएगा एक्स एक्स, है ना। अब ये एक्स इसके एक्स के साथ कंबाइन करेगा, ये सॉरी जस्ट मोमेंट, इसको थोड़ा सा ठीक से बना लेते हैं, है कि नहीं। तो एक्स एक्स मदर, एक्स वाई फादर, ये मदर की तरफ से, ये फादर की तरफ से। यहां एक्स एक्स से कंबाइन कर सकता है तो एक्स एक्स बन जाएगा, ये एक्स वाई के साथ भी कंबाइन कर सकता है ना, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कंबाइन कर सकता है, तो कंबाइन कर गया। उसके बाद ये एक्स इस एक्स से कंबाइन कर सकता है तो एक्स एक्स बनेगा, या ये एक्स इस वाई से भी कंबाइन कर सकता है तो इसको एक्स वाई। तो आपने देखा एक्स वाई यानी 50% गर्ल्स 50% बॉय हो सकता है, लेकिन सेक्स का डिटर्मिनेशन कौन कर रहा है, एक्स वाई कर रहा है। एक्स के पास तो कोई ऑप्शन नहीं, इसके पास तो एक्स एक्स ही है, ठीक है। तो सेक्स का डिटर्मिनेशन फादर की तरफ से होता है, ये ध्यान में रखना है। और इस तरह से आज बहुत सी चीजें हैं जिसपे कंटिन्यूअसली रिसर्च चल रही है, लेकिन जो बेसिक दिया वो मेंडल ने दिया, और मेंडल के 3 नियम, मेंडल के ऑब्जर्वेशन, फाइंडिंग्स, लार्ज डेटा बहुत हेल्पफुल रहा समझने के लिए जेनेटिक्स, हेरिडिटी और इन सब चीज़ों को। तो चीज़ें कैसे हो रही हैं, एक मेंडल ने एक प्रॉपर कैसे चीज़ें फॉरवर्ड हो रही हैं, एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन, एक ऐसा रूल दिया जिससे एक आइडिया होने लगा कि सब चीज़ें ऐसे रैंडमली नहीं हो रही, कोई रीज़न है, कोई वजह है। पहले वजह नहीं पता थी, अभी वजह पता है, रीज़न पता है। रीज़न पता हो जाती है तो कई चीज़ें, नई नई चीज़ों की भी उत्पत्ति होती है, फॉर्मेशन होता है। तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही, एंड थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।